So we are starting with the fourth unit, that is biodiversity. The concept of biodiversity was given by the Rosen in 1986. और जो अकॉर्डिंग टू हिम बायोडाइवर्सिटी क्या है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वैरायटी अभी है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर. वी आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी हैव, in which we are finding the living organisms on land as well as on oceans on as well as in the air. तो तीनों तरह की जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एक जगह पे नहीं मिलती. बायोडाइवर्सिटी के बहुत लेवल्स होते हैं हमारे, तो वो टाइप्स और लेवल्स हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे. मैंने आपको एक वीडियो पहले भेजी थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बायोडाइवर्सिटी है क्या. जैव विविधता. जैव विविधता मतलब जीवों के अंदर पाई जाने वाली डिफरेंसेस, उनके अंदर जो एक दूसरे से अलग होने के लिए विविधता मिलती है, उसको हम जैव विविधता बोलते हैं. कारण क्या है कि उनके जीव जो हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनके पत्तों में प्रीफरेंस होगा, उनको नरिशमेंट कम मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, या उसकी किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे धूप कैसी है, वहाँ पर वेदर कंडीशन कैसी है, उसके ऊपर डिपेंडिंग उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी मिलती है. तो अर्थ के ऊपर बहुत सारी जीवों में, चाहे वो फिशेस हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मीन्स का मतलब मिलती तो बायोडाइवर्सिटी लिविंग में ही है. चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो आपके ओशन एनिमल्स हैं, टर्टल्स हैं, या स्नेक्स हैं, या पिजन्स हैं, वल्चर्स हैं, या जो भी आपको दिखाई देते हैं ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर, उन सब में जो आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कलर दिखता है, या उनकी हाइट दिखती है, या उनके साइज दिखते हैं. बटरफ्लाइज को आप देखते हो तो बटरफ्लाइज के कितने सुंदर सुंदर रंग दिखते हैं. तो सब बटरफ्लाइज जो हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, उनके रंग अलग अलग तरह के होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज दे आर देयर. तो बटरफ्लाइज के जो है वो भी बायोडाइवर्सिटी में आती है. बासमती राइस है, कितनी तरह के होते हैं. अच्छा, आप बनाना देखते हो, बनाना के अलग अलग, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, किसी का तो साइज अलग है. सिमिलरली ईटेबल्स में आप फ्रूट्स देखते हो तो कई फ्रूट्स सीडलेस होते हैं, मतलब अलग तरह के देखें, कुछ हाइब्रिड है, कुछ देसी हैं. तो इस तरीके से वो सब बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है. टाइप्स अगर हम बात करें तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. स्पीशीज लेवल बायोडाइवर्सिटी, जिसमें एक जो कॉकरोच है वो बेड बग से क्यों अलग है, क्योंकि एक अलग स्पीशीज़ है वो, ठीक है. उसी तरीके से आपका स्नेक्स है, उनके अंदर कोबरा है, या उसके अंदर आपने देखा होगा पाइथन है. तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ हैं, तो अलग अलग स्पीशीज़ हैं. तो स्नेक्स की 1500 स्पीशीज़ हैं बेटा, तो वो अलग अलग टाइप स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी का टाइप हो गए. उसी तरीके से फ्रॉग हैं, कोई ट्रोड होता है, कोई फ्रॉग होता है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई स्लाइम है, तो कोई ट्रॉपिकल है, कोई ब्लैक ट्रोड है. तो वो सब क्या है, पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी में आएंगे, ठीक है. तो उस तरीके से वो स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी का टाइप आएंगे. फिर उसके बाद आता है हमारा स्पीशीज़ के बाद हमारा आता है जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी. जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारी जेनेटिक लेवल जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी क्या होती है, जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है. जो हमारे जीन्स हमारे पेरेंट्स से आते हैं, जो क्रोमोसोम्स के कैरी करते हैं. जीन्स आर द करेक्टर बियरिंग एलिमेंट्स, वो करेक्टर्स को बियर करते हैं, और करेक्टर बियर करते हैं, उनमें करेक्टर को अंडरस्टैंड करने की हैबिट होती है. तो जितने भी करेक्टर बियरिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी हाइट है, टेक्सचर है, आई कलर है, स्किन कलर है, हेयर कलर है, वो सब इसी के थ्रू होता है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. और वो किसका पार्ट आता है, दीज आर द टाइप ऑफ वी कैन से द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. जीन्स के अकॉर्डिंग ही बासमती राइस है या हाइब्रिड है जो बन रहे हैं, वो जीन्स की वजह से बन रहे हैं. तीसरा है हमारा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाथी है. अगर हमारा एक हाथी केरल में मिल रहा है और एक थाईलैंड में मिल रहा है, तो दोनों का इकोसिस्टम अलग अलग हो गया. उनका ये बायोटिक और बायोटिक क्लाइमेट अलग होने की वजह से वहाँ पे जो हाथी है इंडोनेशिया का, वो है वाइट कलर का, और जो केरल का हाथी है वो ब्राउन कलर का. उसके टस्ट छोटे हैं, उसकी हाइट कम है. तो इस तरीके से वो जो डिफरेंसेस हैं वो इकोसिस्टम की वजह से हैं. जैसे खजूर का पेड़ हमारे इंडिया में भी मिलता है, पर खजूर का पेड़ हमारे को अरेबियन कंट्रीज़ में भी मिलता है. तो उनमें जो डिफरेंसेस हो गए वो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की वजह से हो गए. जैसे टाइगर के अंदर है, तो टाइगर इंडिया में मिल रहा है, या लायन इंडिया में मिल रहा है, एशियाटिक लायन है. और अगर आपका कहीं अमेरिका में लायन मिल रहा है, तो उसकी जो हाइट है या उसका कलर है, टेक्सचर है, उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंट टाइप के हो गए. तो इस तरीके से वो टाइप्स में आ गए.
इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में। हमारे देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, थर्ड पॉइंट पे है बेटा हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग एरियाज में है। हमारे देश में 10 बायोजियोग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ पर हमारी बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड है। कुछ जगह पर वहीं पर इंडिजिनस एलिमेंट, जैसे कि राजस्थान है, तो राजस्थान एक बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, जहाँ पर वहाँ पर आपको खजूर के पेड़ मिलेंगे, या वहाँ पर कैक्टस की स्पीशीज मिलेंगी, वहाँ पर अलग तरह की आपको अजीजी फसिया अलग अलग तरह की वैरायटीज़ मिलेंगी, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। उसी तरीके से पठार एक अलग रेन्यू हो गया, आइलैंड्स हैं वो अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी कैरी करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट जैसे वहाँ पर ट्रॉपिकल प्लांट्स एंड अदर स्पीशीज़ मिलते हैं विच आर नॉट अवेलेबल इन द हिमालयन रीजन। सिमिलरली अगर आप चले जाए महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो वहाँ आपको जीरोफिटिक एनिमल्स भी मिलते हैं नियर द ओशंस। तो देयर आर डिफरेंस, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10 अलग अलग एरियाज में, तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की प्लांट और एनिमल स्पीशीज हमारे इंडिया में अवेलेबल होती हैं, मिलती हैं। बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है नेचर के अंदर, नहीं तो क्या होगा, जैसे अगर मैंने आपको लास्ट के चैप्टर में फूड वेब और फूड वो बताया था, तो वो फूड वेब और फूड वो की इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक एनिमल के लिए नहीं है, तो वो उनकी पूरी इकोसिस्टम को डिफेक्ट करती है। तो बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स अगर ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, या उनकी हैबिटेट पाउचिंग होने लग जाएगी, किलिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है वो इफेक्ट होगा। देन बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। एडवांटेजेस हैं बहुत सारी इनके कलर के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अगर मान लो आप देखो खाने में ही ले लो, आप फूड वैल्यू देख लो। फूड वैल्यू क्या है कि देखो, अगर आप खाना प्रॉपर खाना चाहते हैं राइस, तो राइस में भी आपके पास कितनी सारी वैरायटीज़ हैं कि आप बासमती खा सकते हैं, सेला राइस खा सकते हैं, या अलग अलग नंबर है, हाइब्रिड राइस खा सकते हैं। तो वो क्या खा सके, वो बेनिफिट है कि आपके पास आप कोई भी राइस खा सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें एलर्जी ना होती हो। इस तरीके से वीट की अलग अलग फॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके के हमारे पास बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको वैरायटी ऑफ फूड मिल रहा है, वैरायटी ऑफ आपको मेडिसिन्स मिल रही हैं, वैरायटी ऑफ आपको जैसे कि शेल एनिमल्स हैं या सी एनिमल्स हैं, उनसे आपको बहुत सारी मेडिसिन्स मिलती हैं, ऐसे ऑयल्स मिलते हैं, एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं जो दूसरे एनिमल्स में नहीं मिलते। कहीं से हमें प्योर ऑयल्स मिलते हैं, एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, फ्रेगनेंस मिलती हैं, कहीं से हमें वी कैन से दैट सेंट मिलती है। तो वो बहुत सारे तरीके के एनिमल्स हैं, उनसे अलग अलग बेनिफिट हैं। कोई हमें हेल्प करता है सिम्बायोटिकली, कोई पैरासिटिकली करता है, तो मतलब एक तरह का बेनिफिट इसमें नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं थ्रेट्स की, तो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या खतरे हैं, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या खतरा है। पहला खतरा और सबसे बड़ा खतरा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, अगर जो उनका घर है, जो उनका हैबिटेट है, वही खत्म हो जाता है। और हैबिटेट जो डिस्ट्रक्शन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाना है, क्योंकि जीवों का जो अगर घर ही खत्म कर देंगे, जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ वो एक्टिविटी करते हैं, तो वो उनको बचाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से हमारे रिक्वायरमेंट बढ़ रही हैं, और उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में, और वो हम जीवों को मार रहे हैं, उनकी पोचिंग कर रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है। देन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल चेंज हो रहा है कि नहीं, एक जगह पर हो रहा है। हमारे इंडिया के अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मर रहे हैं जीव, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं। दिस इज़ बिकॉज कि वो जो उनके बायोटिक एनिमल्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, देन हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो हैबिटेट जो है वो एक जगह को बोलते हैं जहाँ पर वो जीव रहता है। अगर उसका जीव का घर आधा कर दीजिए, मतलब आप मान के चलो कि जीव एक पूरे बड़े एरिया में रहता है, पर अगर हम उसको आधा कर दें, तो उसको वो आधे में एक्टिविटी कर पाएगा। पहले पूरे में स्वतंत्र रूप से घूमता था, तो फिर जब उसको आधा कर दिया, आधा कैसे किया, जैसे हमने रेल नेटवर्क बना दिया, रोड नेटवर्क बना दिया, रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क बना दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो एरिया था वहाँ पर वो फ्रेगमेंटेशन होगी, तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन कम होगी, रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी कम होगी, अदर एक्टिविटी कम होगी, उसकी वजह से मतलब वो मूव नहीं कर पाएंगे उस एरिया से दूसरे एरिया में। तो इस तरह से एक फ्रेगमेंट नहीं, हम कई फ्रेगमेंट बना देते हैं उस एरिया के अंदर, जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते, स्पीशीज़ को खाना नहीं मिल पाता, या उनको वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं करता, गर्मी बढ़ जाती है, या वो जो ट्रीज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हमारा जो पॉपुलेशन है, जो एनिमल्स हैं वो मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। पोल्यूशन,
पोल्यूशन इज़ द मेजर थिंग जो हम पोल्यूटेंट्स ऐड कर रहे हैं, चाहे वो हम सॉइल के अंदर ऐड कर रहे हैं फर्टिलाइज़र की फॉर्म में, चाहे हम वो ऐड कर रहे हैं एयर के अंदर पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में, और जब स्प्रे करते हैं तो वो एयर में आ जाते हैं, या हम बात कर रहे हैं कि उनको जो हमने वाटर में ऐड कर दिया, तो वो तीनों तरह के केमिकल्स जो तीनों तरह में, एयर में, वाटर में, सॉइल में, वो हार्मफुल इफेक्ट कोज करते हैं। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है, जब हम ज़्यादा ट्रेड करने लग जाएं, ज़्यादा उनको यूज़ करने लग जाएं, जैसे अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट को ख़त्म करने लग जाएं, वहाँ की लकड़ियों को यूज़ करने लग जाएं, या एनिमल्स हैं तो उनका ट्रेड करने लग जाएं। जैसे अगर कोई मान लो पोलर एनिमल है या पोलर बियर है, तो उनकी जो स्किन है वो क्या करती है, उनको तो प्रोटेक्ट करती है, पर हम सोचेंगे हमें ऐसी जैकेट बनानी है या ऐसा कुछ बनाना है जिससे हम, पर हमने क्या किया, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, ओवर फिशिंग करनी स्टार्ट कर दी। जैसे अगर किसी एरिया में अच्छी फिश मिल रहा है या वाटर लॉगिंग है तो सॉइल का इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। देन है आपकी अलाइन स्पीशीज़। अलाइन स्पीशीज़ क्या होते हैं कि हम दूसरी स्पीशीज़ को, भाई हमारे देश में तो टमाटर मिल रहा है, हमारे देश में तो कोई फिश मिल रही है, पर हमने क्या किया, उस पॉन्ड में जाकर कहीं बाहर की मछली ला डाल दी, तो वो मछली क्या करे, दूसरी मछली को अफेक्ट कर रही है। या टमाटर है बड़ा, जो हम बाहर से लाए टमाटर वो ग्रो करने लगे, वो उसकी जो पैदावार थी ज़्यादा थी, तो जो हमारा इंडिजिनस या देसी टमाटर है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से जो नेचुरल प्रेडेटर हैं वो क्या हो गए, लाइन हो गए, वहाँ पर आकर दूसरे को इफेक्ट करने लगे, क्योंकि वो उसको तो खा नहीं सकते, उसको तो इफेक्ट नहीं कर सकते, तो हमारी जो देसी फसल थी वो ख़त्म हो गई, वो ख़राब हो गई। उसी तरीके से बीमारियां, डिजीज़, ठीक है। लास्ट है ये कि उसकी बीमारियों की वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स की जो है डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनको बीमारियां बढ़ रही हैं पोल्यूशन की वजह से या उनको खाने की दिक्कतों की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। नेक्स्ट आपका कंजर्वेशन टू बायोडाइवर्सिटी। तो ये हमारे ट्रॉपिक लेवल्स मैंने आपको दिखा रखे हैं, कैसे बैलेंस बना के रखते हैं। पहला तो यह कि क्योंकि ट्रॉपिक लेवल में नीचे से ऊपर जाते हैं, पहले प्रोड्यूसर्स, फिर हार्बिवोर्स और फिर कंज्यूमर्स। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में नीचे से ऊपर जाते हैं तो लॉस ऑफ स्पीशीज ना हो, इसीलिए हमारे पास अल्टरनेट होने चाहिए, बहुत सारे अल्टरनेट हार्बिवोर्स में होने चाहिए और बहुत सारे अल्टरनेट हमारे कार्निवोर्स में होने चाहिए, ताकि वो मरे ना, ख़त्म ना हो, बैलेंस बनाए रखें। तो एक की स्टोन स्पीशीज़ होते हैं बेटा, ये पेपर में 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है कि बेटा की स्टोन स्पीशीज़। तो की स्टोन स्पीशीज़ क्या होता है, जिनके ऊपर बहुत सारी स्पीशीज़ जो होती हैं डिपेंड करती हैं, अबाउट 50 to 40 जो स्पीशीज़ होती हैं उसको ऊपर सस्टेन करती हैं। तो लॉस और एडिशन ऑफ, अगर हम की स्टोन स्पीशीज़ का लॉस कर दें, ख़त्म कर दें उनको, या उनको ऐड कर दें, तो उसकी वजह से इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट होता है। देन निच कंपैटिबिलिटी। निच कंपैटिबिलिटी क्या होती है, डिफरेंस अमंग द स्पीशीज़, कि एक स्पीशीज़ तो एक जगह पर तो कंपैटिबल है, रह सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरी जगह पर जब वो जाएगा तो उसको खाने की दिक्कत होगी, पानी की दिक्कत होगी, या वहाँ के पोल्यूशन से वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है फैसिलिटेशन एंड म्यूचुअलेशन, कि मतलब कई लोगों को क्या होता है कि एक जगह पे जैसे दूसरी जगह में जाएंगे तो उनको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, और कई जगह पे क्या होता है वहाँ पे म्यूचुअल वो बेनिफिट देख लेते हैं एक दूसरे का, कि हाँ तुझे क्या होगा, जैसे कि मतलब टिक्स हैं, वो उसके ऊपर राइनासोर्स पे क्या करते हैं, उसका खून चूसते हैं, और राइनासोर्स को क्या करता है, जो क्रो है उसको खा रहा है, तो उसके इफेक्ट नहीं होता। तो मतलब कुछ ऐसी म्यूचुलेशन होती है, म्यूचुलेशन मतलब तुझे भी, तुम्हें भी इफेक्ट फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, इस तरीके से इफेक्ट होता है उनका म्यूचुअलिज्म का, ठीक है। लास्ट है पोर्टफोलियो इफेक्ट। पोर्टफोलियो क्या होता है, आपने देखा होगा ना, फोटोग्राफ्स देखते हो आप, पोर्टफोलियो बनवाते हो आप, तो बेसिकली स्पीशीज रिचनेस होती है, कहीं पे एक पर्टिकुलर एरिया में हम दिखाते हैं कि वहाँ पर ये वाला एनिमल, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आपका कंगारू है, ये जो है ये पोर्टफोलियो में, बट बायोमास की वजह से वहाँ पर क्या होगा, वो चेंजेस होने आ जाएंगे, वो इफेक्ट कम होता जाएगा उसके अंदर। इंश्योरेंस हाइपोथेसिस। इंश्योरेंस हाइपोथेसिस में क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी बफर इकोसिस्टम के अंदर आ रही है, तो एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज ग्लोबल वार्मिंग इसके अंदर हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम बफर के अंदर एनिमल्स की इंश्योरेंस बना के रखें, ताकि वो लोग एनवायरमेंट चेंजेस से बच सकें। देन बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फूड की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं इनको, मैंने बताया था अभी, फ्यूल की फॉर्म में, जैसे कई एनिमल से तेल निकलता है तो वो तेल को यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन की फॉर्म में, या बेटर क्रॉप वैराइटीज़ की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं इनको। तो ये हमारी यूज़ करने की वैल्यू है। तो जो यूज़ करने की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं कंजप्टिव वैल्यूज़, कि उनके यूज़ हमारे पास हैं। और जिनको यूज़ नहीं कर सकते या जो हमारे यूज़ की नहीं है उनको बोलते हैं नॉन कंजप्टिव वैल्यूज़, जैसे रिक्रेशन है, या जब हम पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, बताते हैं रिसर्च के अंदर हम उनको, जैसे एनिमल्स के ऊपर हम रिसर्च करते हैं तो वो भी एक बेनिफिट है, हम उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो ट्रेडिशनल वैल्यू भी होती है कि उनके ऊपर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देन इकोलॉजिकल वैल्यूज़ क्या क्या है, इकोलॉजिकल वैल्यूज़ भी बहुत सारी हैं कि वो बैलेंस बना के रखते हैं नेचर में, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के रखते हैं। देन रेगुलेशन ऑफ द क्लाइमेट, क्लाइमेट का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, या वो
आपको मैंने एक बताया था कि रिवर्स इफेक्ट होता है कि मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, वेस्ट को ख़त्म करते हैं। डेटेरियस क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट मटेरियल को या वेस्ट को डिग्रेड कर देते हैं, और उसकी वजह से वो क्या होता है, सिंपलर वन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की फॉर्म में, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम साइकिल कर सकते हैं। तो जो हमने साइकिल्स पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल या वाटर साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। देन पेस्ट कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि एक एनिमल के लिए दूसरा उसका खाना बन जाता है, और डिजीज़ भी हमारी कम हो जाती हैं। हम कई एनिमल्स के से हमें क्या सलाइवा से या उनके ऑयल से हमें को पता लगता है कि भी हाँ ये डिजीज़ जो है इसको हम उससे दवाइयाँ निकाल सकते हैं, और कई उसको हमें पता लगता है कि वो उससे दवाई होती हैं। जैसे अब चाइना में जो वायरस आया, कोविड वायरस, वो किससे आया, बैट के थ्रू आया। तो कुछ डिजीज़ कॉजिंग स्पीशीज़ भी होते हैं जो इस तरह की वायरल डिजीज़ फैलाते हैं। तो ये भी हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या है कि हम कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डिजीज़ को फैलाने में हेल्प करते हैं, और कई उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। देन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सॉइल की कैसे उसको उसमें से टॉक्सिन्स को निकाला जा सके, सेंडिमेंट्स को कैसे ठीक कर सके। देन स्टेबलाइजेशन ऑफ द लैंड, कि लैंड को कैसे स्टेबलाइज करें अगेंस्ट द इरोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है कि कार्बन को कैसे सिक्वेस्ट करें, रिमूव करें। क्लाइमेट चेंज जो है उसको करें, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेंटेनेंस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लांट्स हैं अगर लोग उसमें कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो अगर हम उनकी मेंटेनेंस बना के रखेंगे फर्टिलिटी की, सॉइल की, तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट हाउ टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है। देन द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी क्या है, देखो इस तरीके से आप देख सकते हो, पिक्चर्स में क्लियरली दिख रहा है आपको। फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से या पॉपुलेशन लॉस की वजह से किसी तरीके से एनिमल जो हो रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको खतरे हो रहे हैं। तो क्या क्या खतरा है, जोग्राफिकल एरिया बट गया, मैंने भी बताया था आपको कि एक से दूसरे एरिया में चले गए तो नैरो एरिया बन गया, मतलब थोड़ा सा एरिया हो गया। नैरो एरिया होने की वजह से भी हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। या कहीं पे पॉपुलेशन क्या है, नैरो होने की वजह से कम हो गई, तो कम होने पर उन पे जो दूसरे जीव हैं जल्दी हावी हो जाएंगे, है ना, और जल्दी हावी हो जाएंगे तो जल्दी क्लोन हो जाएंगे। देन उनका क्या होता है, उनका किसी किसी एनिमल के अंदर ब्रीडिंग रेट भी कम होता है, मतलब साल में 1 या 2 बार ही ब्रीड कर पाते हैं, उसकी वजह से भी जल्दी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। देन नेचुरल डिज़ास्टर्स भी बहुत सारी हैं। नेचुरल कौन कौन सी डिज़ास्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को, जैसे साइक्लोन्स हैं, अर्थक्वेक है, बायोडाइवर्सिटी है। देन एंथ्रोपोजेनिक के कॉजेज हैं, एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन इंड्यूस कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से हैबिटेट को हम ख़त्म कर देते हैं या हम रोड्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो उसका एंथ्रोपोजेनिक मॉडिफिकेशन को हमें कैसे कंट्रोल करना है कि टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देना, पोल्यूशन को नहीं बढ़ने देना, या हम उन एनिमल्स को जो जो अफेक्टेड हैं, जो एंडेंजर्ड हैं, एक जगह पे ही मिलते हैं, और जिनको ऊपर जो सेंसिटिव स्पीशीज़ हैं उनको हम क्या करें, बचा के रखें, उनकी कैपेटिव ब्रीडिंग कर सकें, या उनको इस तरीके से करें ताकि वो सेव रह सकें। और बाहर की जो एनिमल्स हैं, जो एक्सोटिक स्पीशीज़ हैं, उनकी इनोवेशन ना करें, और करें तो इस तरीके से करें कि वो दूसरे एनिमल्स को इफेक्ट ना करे। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स की इफेक्ट उन पे मिनिमाइज हो सके, किसी तरीके से भी उन पे कोई इफेक्ट हो रहा है तो वो कम हो सके। पोल्यूशन देखो, हंटिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, एग्रीकल्चर है, डोमिनो इफेक्ट है। ठीक है। हैबिटेट लॉस है, ये सब दिखा रखे हैं, पिक्चर्स हैं जिनके थ्रू आपको पता लग रहा है कि किस तरीके से हमारा बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। नेचुरल कॉजेज़ भी हैं, जैसे कुछ अपने आप भी वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से या फायर लगने की वजह से जो रेन फॉरेस्ट है उसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो एम्फीबियंस के थे वो मर गए। देन सोल्यूशन क्या क्या है उसका, क्या क्या है कि हम किस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन के एक्सपेंशन कर सकें या उसको बचा सकें। पाउचिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, किलिंग करते हैं अपना दिखाने के लिए, मारते हैं लोगों को उनकी स्किन के लिए, टस्ट के लिए, उनके मतलब वैल्यूबल प्रोडक्ट्स के लिए उनको किल करते हैं। तो ये भी बहुत गलत है, जिसकी वजह से भी हमारी प्रॉब्लम आती है। तो पाउचिंग, हंटिंग होती है, हार्वेस्टिंग, फिशिंग और ट्रैपिंग, और मिलियन ऑफ ईयर से कर रहे हैं, स्टोन एज से कर रहे हैं। पहले सिर्फ खाने के लिए करते थे और आजकल दिखाने के लिए भी ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से देखो आप, शेर को तो इसी तरीके से मारा जा रहा है, उसकी खाल के लिए, उसके स्किन के लिए, उसके थॉर्न्स के लिए, हॉर्न्स के लिए। पाउचिंग डन कैसे करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, इलीगल होती है ये आपको पता। सलमान खान इसी की वजह से जेल में है, एग्जिस्ट करते हैं। डिमांड जो होती है, उनकी डिमांड की वजह से लोग स्मगलिंग करते हैं बहुत सारे, ताकि इनको लगता है कि इनके बहुत सारे में फ़ायदे होंगे। कुछ प्लांट्स को भी किया जाता है, प्लांट्स के भी होते हैं, जैसे गैलेक्स है या ब्लैक कचोरस है या जिनसिंग है। जिनसिंग पतले होने के लिए लोग यूज़ करते हैं।
तो ये भी लोग पाउच करते हैं इन स्पीशीज़ को एक जगह से इलीगली, जो किलिंग होती है या मर्डर होता है इनका, उसको हम पाउचिंग बोलते हैं या फिर हमको किलिंग ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। पाउचिंग से बहुत सारे एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा सकते, वो मर जाते हैं। और आजकल 75% जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है उसका ख़त्म हो चुकी है। इसमें 3 स्पीशीज़ से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो हमारी 20 मतलब साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि एज मैनी एज 3 स्पीशीज़ पर आवर, 1 घंटे में 3 से ज़्यादा स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती हैं। और अगले आने वाले साल में 2 लाख मतलब के आसपास 20,000 से 2 लाख स्पीशीज़ जो हैं वो हर साल ख़त्म हो जाएंगी। अगर इस तरीके से देखा जाए तो हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी बचेगी ही नहीं। जो 24% है वो मैमल्स की बायोडाइवर्सिटी है और जो ख़त्म हो चुकी है, और 12% बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है। कंजर्वेशन में क्या क्या आएगा, रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे करें, एनवायरनमेंट एजुकेशन देकर, लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाकर ताकि किलिंग ना कर सके, पाउचिंग ना कर सके, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर कर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को मिनिमाइज कर कर, अर्बनाइजेशन को कम कर कर, और बायोडाइवर्सिटी के थ्रू। तो ये एनिमल्स हैं पढ़े इनको, मैमल्स हैं 386, बर्ड्स हैं 1219, रेप्टाइल्स हैं 495, एम्फीबियंस हैं 207, फ्रेश वाटर है 700। तो ये स्पीशीज़ के अलग अलग प्रजातियां जो खतरे में हैं, जो एंडेंजर्ड हैं, और जो 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स की बात मैंने आपको भी बताई थी। तो वो जो 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है उसमें सबसे पहला है ट्रांस हिमालयन रीजन, देन हिमालयन रीजन, देन इंडियन डेजर्ट, सेमी एंड एरिड रीजन्स, देन वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुलर रीजन, देन गंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, आइलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज। तो ये जो हमारे देश हैं इसके अंदर ये 10 के 10 में अलग अलग तरह के आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी। और ये हॉटस्पॉट अगर हम बात करें तो हॉटस्पॉट क्या होते हैं, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस पाई जाती है, स्पीशीज़ मिलते हैं अलग अलग तरह के कलर के, टेक्सचर के, उसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट, यानी कि गर्म स्थान है। तो हमारे देश में 2 हॉटस्पॉट हैं, एक वेस्टर्न घाट है और एक ईस्टर्न हिमालयन रीजन है। और पूरे वर्ल्ड में देखें तो 35 से 40 हो गए हैं, पर आपकी बुक में 25 ही दिखेंगे। और हॉटस्पॉट की जो डेफिनेशन थी वो मेयर ने दी थी सबसे पहले, और उसने मेयर ने ये बोला था कि हॉटस्पॉट वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जीव रहते हैं और वो पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हॉटस्पॉट हैं वो हमारे जो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसमें मिलते हैं पूरे ग्लोब में। बट अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो हमारे 2 ही जगह पर हमारे देश में पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी, विच इज़ लेस देन 2% ऑफ द टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। जो अर्थ पे डाइवर्सिटी है उसकी सिर्फ 2% है। ये वेस्टर्न घाट जो श्रीलंका में है और इंडो बर्मन रीजन जो ईस्टर्न हिमालयस में यहाँ पाए जाते हैं। दीज आर अमंग द टॉप 8 मोस्ट हॉट स्पॉट्स। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और इनकी जो हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ये देखो जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ये पॉपुलेशन जो है उस पर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। तो ये हमारे वेस्टर्न घाट्स इंडिया में लंबाई जो कोस्टल एरिया इसके साथ जुड़े हुए हैं, और पूरा श्रीलंका भी जो है वो हमारा हॉटस्पॉट में आता है। यहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट, टिम्बर या फिर मिलते हैं, और इट इज़ द होम टू द वेरियस plants and reptiles, basically amphibians and the एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड लायन टेल मकाया। मकाया क्या होता है बेटा, हाथी को मकाया जो होते हैं वो बंदर को बोलते हैं। तो लायन की तरह जो उसकी पूंछ होती है वैसा मकाया भी हमारे पास हमारे देश में मिलता है। देन ईस्टर्न हिमालय रीजन जो इंडो चाइना बर्मा, ये जो हमारी माउंट एवरेस्ट के साथ हिमालयन रीजन जो जा रही है, रेड कलर में जो ये शो हो रहा है, ये हमारा जो है ये रिच इन बायोडाइवर्सिटी एरिया है, ये ईस्टर्न हिमालयस का। इसमें सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ के फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलते हैं, अल्पाइन मिडो मिलते हैं, कुछ बहुत सारे ट्रीज मिलते हैं बहुत तरह के वैरायटीज़ के, जैसे इसमें याक मिलता है, टाइगर मिलता है, रियानो मिलता है, एलिफेंट्स हैं यहाँ पर, वाइल्ड वाटर बफेलोज मिलती हैं यहाँ पर। तो वैसे महाराष्ट्र में भी 2012 में जो एक सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग 61939 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पीशीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, जो खतरे मैंने आपको बताए थे उन 10 इफेक्ट्स की वजह से। तो हाउ टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, वी कैन हैव द 2 मेथड्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, दैट इज इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब द कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज विच आर डन टू कंजर्व द एनिमल्स विद इन द हैबिटेट, विद इन द एरिया जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पर वो जीवन उनका
है उसी एरिया के अंदर ही उनके लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिसमें वो बच सके, उनकी वैरायटीज़ को बचाया जा सके। तो उसमें क्या है, उसको इन सिटू बोलते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे हम उनके लिए ज़ू बनाएंगे या हम उनके लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे, नेशनल पार्क बनाएंगे, सेंचुरीज बनाएंगे। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व किसमें आते हैं, इन सिटू में आते हैं। और ये अलग अलग तरह के हमारे बायोस्फीयर रिजर्व बनते हैं। उसके बाद आता है, जैसे आपको हर एक बायोस्फीयर के रिजर्व के बारे में कम से कम 2 नेशनल पार्क, 2 सेंचुरीज और 2 ही आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व इसमें सबसे ज़्यादा रिसेंट है, 1974 में सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना था। और ये हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल के बीच में आता है। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और ये आज के टाइम पे हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में आपका पेरियार भी आता है। तो इस तरीके से ऐसे एरिया जहाँ पर हम एनिमल्स को उनके घर की तरह ही रखते हैं, कि वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर एनिमल जंगल में रहता है तो वो ऐसे रहता है जैसे कि वो अपने घर में रह रहा है, उसको कोई टेम्परेचर का, प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो बायोस्फीयर रिजर्व होता है। और नेशनल पार्क जो होते हैं वो एक पार्क बनाए जाते हैं, मतलब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती हैं जिसमें 1 या 2 एनिमल्स को स्पेसिफिकली उस एरिया के अंदर उनको कंजर्व करने के लिए कहा जाए। जैसे कि आपको